नमस्कार, सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। अगले 3 दिन मोदी के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। अगले 3 दिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी किसी इम्तिहान से कम नहीं होंगे। इस दौरान यह तय हो जाएगा कि भारत और अमेरिका के बीच बातचीत कितनी आगे बढ़ी, दोनों देशों का ट्रेड रिश्ता कितना परवान चढ़ा, क्योंकि ट्रंप ने जो ट्रेड डील लगभग फंसा दी थी उसे सुलझाने के लिए अमेरिका की टीम हिंदुस्तान आ रही है और मोदी भी तैयार बैठे। 48 घंटे तक चलने वाली ये बातचीत क्या व्यापार समझौते पर मुहर लगा देगी, ये रिपोर्ट देखिए सर। पाकिस्तान को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया, इजरायल को मैनेज करने में लगे हैं, वेनेजुएला को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, मगर मोदी से डीलिंग कैसे होगी ये उन्हें समझ नहीं आ रहा। इसीलिए ट्रेड के लिए अधीर हो रहे ट्रंप के लिए अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं। ये घंटे तय करेंगे कि भारत और अमेरिका के रिश्तों का दौर कौन सा करवट लेगा। 23 और 24 जून को भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। इसको लेकर यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन गिर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बीच मुलाकात होगी। अमेरिका जल्द से जल्द इस डील को फाइनल करना चाहता है और इस बात का मैसेज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम को कन्वे कर दिया है। ट्रेड डील को लेकर ट्रंप का उतावलापन G7 में साफ नजर आया था, जब पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत हुई मगर फाइनल कॉल नहीं ली गई। अब ट्रंप को लगता है कि मोदी का धैर्य मंजूरी के तौर पर सामने आएगा। सवाल यह है कि क्या भारत और अमेरिका की डील 24 जून तक फाइनल हो पाएगी? तो सूत्रों का दावा है कि समझौते के पहले स्टेप के तहत भारत और अमेरिका हामी भर सकते हैं। इस दौरान भारत के हितों और चिंताओं को अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। यानी पीएम मोदी जिन वजहों के चलते अब तक अमेरिका के साथ ट्रेड डील को अवॉइड करते रहे, वो आम राय के तौर पर सुलझाई जा सकती है। संकेत अमेरिका की तरफ से मिल रहे हैं, जिसका सबूत है ये दोनों सोशल मीडिया पोस्ट। दिल्ली में अमेरिका के उच्चायुक्त और ट्रंप के बेहद खास सर्जियो गोर ने इस मुलाकात से ठीक पहले उत्सुकता दिखाई है, तो जेमिसन ग्रीर की ऑफिस ने भी इसे ऐतिहासिक करार दिया। अमेरिका का दावा है कि भारत के साथ उसका ट्रेड डील लगभग 99% तक कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ औपचारिकताएं ही बची है। हालांकि डिफेंस और इन्वेस्टमेंट के कई ऐसे सेक्टर हैं जिस पर अमेरिका अभी भी बात करना चाहता है। वहीं ट्रंप के इस विश्वास से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्दबाजी में नहीं दिख रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि भारत 7 जुलाई का इंतजार कर रहा है, जब ट्रंप के लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ पर अमेरिका में फाइनल फैसला होना है। दरअसल इसी जून में अमेरिका ने भारत समेत 54 देशों पर 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का डिसीजन लिया था, जिस पर भारत समेत कई देशों ने कड़ी आपत्ति जताई। इस ऐतराज के बाद अमेरिकी ट्रेड टीम ने व्यापारिक संगठनों और देशों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। अगर ट्रंप इस 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ से पीछे हटते हैं तो बहुत मुमकिन है भारत और अमेरिका के व्यापार संबंध, जो कि सालाना 190 अरब डॉलर को पार कर चुके थे, उसे नई रफ्तार दी जा सकती है। इस ट्रेड डील का सबसे बड़ा बैरियर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हुई वॉर के दौरान खुद को खलनायक के तौर पर पेश किया। मगर ट्रंप को समझ आ गया कि अगर साउथ एशिया की दमदार आवाज बनकर उभर रहे भारत से इसी तरह तलखियों को तूल दिया तो सिचुएशन उनके लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसीलिए टैरिफ को 50% से घटाकर 18% पर ला दिया। हालांकि रूस से तेल खरीद पर बार बार ट्रंप के अड़ंगे को देखते हुए मोदी इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए, तो विदेश मंत्री मार्को रूबियो को इस उम्मीद के साथ हिंदुस्तान भेजा कि शायद कुछ हल निकल आए। रूबियो वापस अमेरिका लौट गए, लेकिन ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई। तब ट्रंप को समझ आया कि मोदी का टफ नेगोशिएटर होना उनके लिए बहुत हार्ड है। बात सिर्फ ये नहीं कि ट्रंप बीते कई महीनों से भारत को लेकर अड़ियल रुख अपनाए हुए थे, बल्कि भारत की चिंता उन उत्पादों को लेकर रही जिन्हें अमेरिका आयात करना चाहता है, मगर ज्यादा टैरिफ की मंशा के साथ।
मसलन कपड़ा, चमड़ा और रत्न आभूषण को लेकर पेच है। भारत चाहता है कि अमेरिका उससे वियतनाम, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों के मुकाबले इन्हें कम आयात शुल्क पर खरीदे, जबकि मक्का, सोयाबीन और डेयरी उत्पादों के निर्यात को लेकर अमेरिका बिना शर्त व्यापार करे। हालांकि मोदी के स्टैंड के बाद ट्रंप को बैकफुट पर आना पड़ा, जिसके बाद कई दौर की बातचीत हुई। एक बार तो ये लगा कि सब डिरेल हो जाएगा, मगर ट्रंप ने जो डील लगभग फंसा ही दी थी, उसे मोदी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर नैया पार कराने में लगे हैं और ट्रंप के ठीक सामने यही मैसेज भी दिया। हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पूरी तरह से पक्का करना चाहते हैं कि डील के बाद अमेरिका कोई नया टैरिफ न लगाए और ना ही किसी तरह के दूसरे दबाव बनाए। इसीलिए मोदी बहुत कुछ नाप तौल रहे हैं और उनकी इसी अप्रोच से ट्रंप बेचैन हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की बेचैनी की एक बड़ी वजह भारत का ग्लोबल मार्केट में दूसरे रास्ते खोजना भी है। भारत ने यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, ओमान और ऑस्ट्रेलिया के अलावा कई देशों के साथ बातचीत आगे बढ़ा दी है, जिनमें इजराइल है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है और कनाडा है। टारगेट यही है कि आर्थिक संबंध मजबूत हों और निर्यात को बढ़ावा मिले। अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ईयू के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भारत के 93% शिपमेंट को 27 देशों तक बिना किसी ड्यूटी के पहुंचाया जा सकेगा, जबकि ओमान के लगभग 98% टैरिफ लाइंस पर 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। अब 0 इंपोर्ट ड्यूटी पे, 0 ड्यूटी पे लगभग पूरा यूरोप का बाजार हमारे लिए खुला हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन का एक्ट भी दिसंबर में साइन हो जाएगा, फरवरी मार्च तक इफेक्टिव हो जाएगा। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे का तो ऑलरेडी इफेक्टिव हो गया अक्टूबर से। यूएस के साथ ट्रेड डील के लिए कल दिल्ली पहुंचे उनके मेरे जो काउंटर पार्ट कॉमर्स के मंत्री हैं, यूएसटीआर बोलते हैं। एक पूरी दुनिया भारत की तरफ देखी। Canada is traditionally a very focused on free trade. Much of our economy depends on free trade, and we've wanted this for some time. We've got back to work on negotiating this year, and I think it will happen. The other reason, though, is that the business community wants this to happen. So we have trade that is respectable. It needs to be much bigger, and that's another target the two prime ministers have set by 2030, doubling our trade. इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और संतुलन के इस सूत्र को बीते कई सालों से विस्तार दिया गया, मगर ट्रंप के टैरिफ बम के बिगड़े मूड और मिजाज ने हालात को व्यापक तौर पर बुरे दौर में लाने की कोशिश की। जब ट्रंप को लगा कि डामाडोल होती अमेरिकी अर्थव्यवस्था का ये जोन उनसे संभालने से रहा, तो फिर हैंडशेक के जरिए नई उम्मीद देखने लगे। अब बातचीत का नया दौर शुरू हो रहा है, तो ट्रेड डील के फाइनल होने की उम्मीद लगा रहे हैं। अगले 48 घंटे के भीतर वो पिक्चर बदलना चाहते हैं, जिसे 1 साल पहले करीब धुंधला सा कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच रिपोर्ट तैयार है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मामले में एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई। विरोधी बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। सवाल है कि क्या कथित दान चोरी मामले का 27 के विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की टेंशन मुस्लिम वोट बैंक ने बढ़ा दी है। मुस्लिम मौलानाओं ने अखिलेश यादव को न सिर्फ हिस्सेदारी बल्कि मुस्लिम सीएम उम्मीदवार घोषित करने का अल्टीमेटम दिया है। अब सवाल है, अगर अखिलेश ने ऐसा नहीं किया तो क्या पीडीए से अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। क्या 2027 के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों धर्म संकट में फंसते दिख रहे हैं? क्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा 27 के चुनाव में बीजेपी को डेंट दे सकता है? क्या राम मंदिर पर योगी सरकार को घेर रहे अखिलेश यादव की मुश्किलें इस बार मुसलमान वोटर्स बढ़ाने वाले हैं?
ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में धारा जिस ओर बह रही है वो तो यही इशारा कर रही है। पहले बात राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी की। राम और राजनीति का रिश्ता करीब 4 दशक का है। राम लहर से बीजेपी देश से लेकर प्रदेश में कहां तक पहुंची। 1984 से देश में 2 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से देश में राज कर रही है। वहीं 2017 से उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार है। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। जिस राम मंदिर में हर रोज हजारों राम भक्त पहुंचते थे, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। ये देखिए, ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कार्यालय है और आपको दिखाएंगे ये कार्यालय में अलग अलग काउंटर हैं। ये दान काउंटर है, यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरीके के काउंटर। यहाँ पे एकदम इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे लोगों की भीड़ होती थी, दर्शनार्थी आते थे, लेकिन इस समय अगर आपको दिखाएं तो ये जो दान काउंटर है यहाँ पे एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। और यहाँ पे जो लोग हैं ये कर्मचारी, देखिए यहाँ पे ट्रेन सुरक्षा कर्मी हैं। आप लोग यहाँ पे कर्मचारी हैं, क्या करते हैं आप? व्हीलचेयर चलाते हैं सर। व्हीलचेयर चलाते हैं। तो अभी भीड़ इतनी कम कैसे हो गई? धूप ज्यादा है सर जी। धूप ज्यादा है जी सर। कि राम जन्मभूमि मंदिर में जो चोरी प्रकरण है उसको लेकर ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा चलता है आपका बिजनेस? है ठीक ठाक, राम जी की कृपा है, चल रहा है। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए कितना अहम है, इसे सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं। यही वजह है कि कथित चंदा चोरी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एसआईटी को जांच सौंप दी। अब एसआईटी की 150 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने मामले में 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है और जिम्मेदार लोगों के अयोध्या छोड़ने पर रोक लगा दी। दोबारा जांच में इन लोगों से पूछताछ हो सकती है। एसआईटी की रिपोर्ट में राम मंदिर ट्रस्ट का पुनर्गठन करने और सभी सदस्यों की समान रूप से जिम्मेदारी तय करने की बात है। साथ ही सुझाव है कि मंदिर ट्रस्ट में किसी प्रशासनिक अधिकारी को सीईओ के रूप में नियुक्त किया जाए। दान राशि की गणना का साप्ताहिक ऑडिट और मंदिर में प्रतिदिन चढ़ावे में आने वाली नकदी की एंट्री कराने की बात कही गई है। कहा गया है कि ट्रस्ट संचालन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जाए और सीसीटीवी कैमरों का डेटा स्टोरेज 45 दिन से बढ़ाकर 180 दिन तक कर दिया जाए। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सरकार दोषियों को नहीं छोड़ेगी, लेकिन इस मुद्दे ने विरोधियों को मौका जरूर दे दिया है। अखिलेश यादव के साथ बीजेपी विरोधी सभी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने से पहले ही एक्शन शुरू हो चुका है। अयोध्या में अब दान पात्रों से नकदी निकालने और ले जाने की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। राम मंदिर में दान के पैसों की गिनती करने वाले लोग बदल दिए गए हैं। बैंक की ओर से पैसों की गिनती में शामिल टीम को बदला गया है। प्रक्रिया में लगाए गए स्वयंसेवकों की ड्यूटी भी बदल दी गई है। निगरानी में भी अलग लोग लगाए गए हैं। निर्धारित नियमों का पालन अब सख्ती से किया जाएगा। ड्रेस कोड लागू होगा और अब बिना जेब के कपड़ों में ही काउंटिंग रूम में एंट्री होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ राम भक्तों को भरोसा दे रहे हैं, दूसरी तरफ विरोधियों पर प्रहार भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एजेंडे में विकास है ही नहीं। उनके एजेंडे में विकास नहीं है। समाज को बांटना, सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करना, गुंडागिर्दी को प्रोत्साहित करना, गरीब के लिए कार्य न हो इसके लिए एड़ी चोटी लगाना, विकास की हर योजना में रोड़े अटकाना और किसी पर्व के पहले आयोजित होने वाले उत्सव को उपद्रव में बदल देना। नियत जब साफ होती है तो नीति और नियंता अपने आप मार्ग प्रशस्त करते हैं और यही डबल इंजन सरकार की पहचान है। विरोधी एसआईटी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी भरोसा दिला रही है कि सरकार जांच रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई करेगी। एसआईटी का समय पूरा हो गया है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी, निष्पक्ष कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार की प्रतिबद्धता भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने को लेकर दोषियों पर एक्शन होगा, लेकिन मंदिर ट्रस्ट को इससे सबक लेने की जरूरत है। अगर समय रहते सब कुछ पारदर्शी और भक्तों का भरोसा ना जीता गया तो चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लिए यह मुद्दा किसी टेंशन से कम नहीं है। जिस तरह से विरोधी मुद्दे को उठा रहे हैं, उससे हिंदू और सनातनी वोट बैंक खिसक सकता है, जिसका फायदा सीधे विरोधियों को होगा। अखिलेश यादव मौका नहीं छोड़ रहे हैं।
राम मंदिर जाने से कतराने वाले अखिलेश अब सनातन और राम मंदिर की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा हिंदू देवी देवताओं, मठ मंदिरों, साधु संतों को और सनातन को अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। उन्हें मंदिर और मंदिर के प्रति लोगों की जो आस्था है वो कहीं ना कहीं पच नहीं रही, वो उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे और इसी कारण वो अनावश्यक रूप से इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जिस मुसलमान वोट बैंक को अपना कोर वोट बैंक समझते हैं, उसने भी अखिलेश को आंखें दिखानी शुरू कर दी है। एक तरफ अखिलेश पर जातिवादी होने के आरोप वाले पोस्टर्स और होर्डिंग्स लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय अखिलेश से हिस्सेदारी ही नहीं बल्कि नेतृत्व की मांग खुलकर कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मुस्लिम सीएम कैंडिडेट के ऐलान की मांग कर दी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मैंने एक पत्र लिख करके उनको अवगत करा दिया है कि उत्तर प्रदेश के लाखों मुसलमानों के जज्बात और एहसासात हैं कि 2027 में होने वाली विधानसभा में मुसलमान मुख्यमंत्री की घोषणा करें। उत्तर प्रदेश में मुसलमान 22% है और यादव बिरादरी के लोग 7% हैं। इसलिए मुसलमानों का हक ज्यादा बनता है कि इस बार अखिलेश यादव ऐलान करें कि 2027 के चुनाव जीतने के बाद जो मुख्यमंत्री होगा वो मुसलमान चेहरा होगा। और अगर वो मुस्लिम चेहरे का ऐलान नहीं करते हैं तो फिर आप समझ लीजिए अखिलेश यादव जी, जिस तरीके से झोली भर भर के मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, अब नहीं देगा। अखिलेश की पार्टी मौलाना रजवी के बयानों को बीजेपी का एजेंडा बता रही है, लेकिन मौलाना रजवी ही नहीं, दूसरे मुस्लिम धर्मगुरु भी खुलकर सामने आ गए। कह रहे हैं कि अगर अखिलेश को मुसलमानों की चिंता है तो फिर मुसलमान मुख्यमंत्री के ऐलान से परहेज क्यों। अखिलेश यादव जी से कहूंगा कि अगर वो मुसलमानों की इतने हमदर्द हैं तो मुस्लिम महिला का या मुसलमान का मुख्यमंत्री के लिए ऐलान करें, और नहीं करते हैं तो मैं मुसलमानों से ये अपील करूंगा कि जिस सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उस नारे पे वो खड़े उतर रही है, उसका साथ दें। ऐसी पार्टियों का जो सिर्फ मुसलमानों को तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल करती हैं, उनका बाइकाट करें। विधायक बनेंगे यादव, वोट देगा मुसलमान, मुख्यमंत्री बनेगा यादव, 12% वाला, तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ। संघर्ष करेगा मुसलमान, लाठी खाएगा मुसलमान, जेल जाएगा मुसलमान और मिठाई खाओगे आप, तो ये कहाँ का इंसाफ है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करे, हिस्सेदारी की बात करे, तो हम अखिलेश यादव के साथ हैं। सवाल यह है कि अगर अखिलेश ने मुसलमानों की इस डिमांड को पूरा नहीं किया तो क्या पीडीए से मुस्लिम वोट बैंक दूरी बना लेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक के कई हकदार हैं। इतना ही नहीं, गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में मचे कलेश के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अखिलेश को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि अखिलेश राम मंदिर पर मुखरता से तो बोल रहे हैं, लेकिन मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर खामोश क्यों हैं। अखिलेश यादव भी जानते हैं कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक से उत्तर प्रदेश नहीं जीता जा सकता, इसीलिए वो हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी का प्लान बना रहे हैं। 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है, लेकिन इन सबके बीच मायावती ने भी ब्राह्मण कार्ड खेलने की तैयारी पूरी कर ली है। मायावती साल 2007 की तरह ज्यादा ब्राह्मण उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही हैं। साफ है कि जिस तरह से माहौल उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बन रहा है, उससे लगता है कि 27 की जंग जोरदार होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। खबर लखनऊ से। लखनऊ में अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 बच्चों की मौत हुई है और 9 बच्चे इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप थी, जबकि ऊपरी मंजिल पर एनिमेशन सिखाने वाला कोचिंग सेंटर चल रहा था। कई बच्चों ने रस्सी के सहारे कोचिंग से कूदकर अपनी जान बचा ली। तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए जरा, तस्वीरों में आप देख पाएंगे किस तरह जलती हुई इमारत से बच्चे अपनी जान बचाने के लिए एक के बाद एक कूदते हुए नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए जरा, आग लगने से पहले और आग लगने की बात की ये तस्वीर, कैसे ये इमारत नजर आ रही है। आग लगने से पहले इस इमारत को जरा देखिए, और जब आग लगी, भयावह आग की इन लपटों के बीच बच्चे जो है अपनी जान बचाने के लिए कूद रहे हैं।
इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। घायलों का सीएम योगी ने हालचाल जाना है। सीएम योगी ने घटनास्थल का जायजा भी लिया है। एलडीए ने मामले के लिए एक कमेटी बता दी है। आखिर आग कैसे लगी, किस वजह से लगी, क्या क्या खामियां थी, इसके लिए एलडीए ने एक कमेटी बनाई है। सीएम योगी ने हादसे में मुआवजे का ऐलान भी किया है। इस हादसे के बाद मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है तुरंत ही अपना अलीगढ़ का दौरा रद्द कर लखनऊ पहुंचे। अभी आपने वहां भी गए थे और यहाँ ही पहुंचे हैं। बहुत ही दुखी करने वाली घटना है। मेरा मन बहुत दुखी है। 15 बच्चे चले गए हैं और ऐसी घटना मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मेरी आंखों के सामने हुआ है। धुएं के कारण गए हैं। मैंने स्वयं जांच के निर्देश दिए हैं, उच्च स्तरीय जांच के, पुनरावृत्ति न हो और ऐसी सभी बिल्डिंगों की जांच की जाए जहां बच्चे एकत्र होते हैं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं। पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दौरा करके पीड़ित परिवारों से बात की है और घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो इस भीषण अग्निकांड में 15 बच्चों की जान चली गई है। 9 बच्चे अभी घायल बताए जा रहे हैं। घायलों की संख्या बढ़ भी सकती है। अभी इस वक्त विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी केजीएमयू में मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। विनोद, क्या स्थिति है? पहले 6 बच्चे बताए गए थे घायल हैं, अब संख्या 9 तक पहुंच चुकी है। हालात क्या है, जरा बताएं। बिल्कुल, सर्वाइवर्स की संख्या अभी तक जो जानकारी है उसमें 9 है। बाकी 15 की जो है वो डेथ रिपोर्ट की गई है। अस्पताल प्रशासन ने इसको कंफर्म किया है कि 15 बच्चों की जो है वो मौत हो गई है। बड़ी दुखद है क्योंकि जो मैक्सिमम मरने वाले हैं उनकी उम्र करीब 15 से लेकर 22 साल के बीच में है। सभी की बॉडीज़ को यहाँ से शिफ्ट कर दी गई है। लगातार यहाँ पे जो BVIPs हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो उनके दौरे हो रहे हैं। CM आए थे, उनके साथ डिप्टी सीएम पाठक आए थे। बाकी सरकार के तमाम मंत्री और अधिकारी जो है लगातार पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। जो घायल हैं उनसे हालचाल जान रहे हैं। एक सर्वाइवर है लवप्रीत, जो दिल्ली की रहने वाली है। पिछले 5 महीने पहले ही यहाँ जॉब करने आई थी, जिनकी जो सेकंड फ्लोर से खिड़की से कूदी, उनका पैर टूट गया, अस्पताल में एडमिट है। मैंने कुछ देर पहले उनसे बात की, उन्होंने जो बताया वो बहुत ही भयानक है। उनका कहना था कि आग जो लगी थी वो नीचे के फ्लोर में लगी थी और नीचे के फ्लोर से आग ऊपर आई। पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इन लोगों ने बाकायदा एक खिड़की का कांच तोड़ा और उस कांच को तोड़ने के बाद से वहां से जंप किया। इनका ये आरोप था कि प्रशासन और पुलिस के लोग वहां पे मौके पर समय से नहीं पहुंचे। जो लोग अंदर थे वो लगातार चिल्ला रहे थे। और दूसरा जो फैक्ट है, जो हम अस्पताल के अंदर ट्रॉमा सेंटर के अंदर थे, जो डॉक्टर्स थे उनके साथ में मौजूद था, और जितनी भी मौतें हुई हैं वो बहुत दुखद है। और बड़ी बात यह है कि सारी मौतें जलने से नहीं हुई हैं। कोई बर्न इंजरी या एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, कोई चोट के निशान या जलने के निशान नहीं है। सभी मौतें जो है सफोकेशन से हुई हैं, यानी दम घुटने से हुई हैं। जो लोग अंदर थे वाकई में ये दर्दनाक हादसा है। हालांकि अब जांच होगी, कमेटी बना दी गई है, लेकिन ऐसे हादसे जो है वो रुकने चाहिए। और जांच के लिए कमेटी बनाने से पहले ऐसी जगहों की पहले ही जांच कर लेनी चाहिए जहां फायर सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, पाकिस्तानी फर्जी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ की क्रेडिट लूटने की हसरतों पर ईरान ने पानी फेर दिया है। मध्यस्थता का टोकरा उठाए मुनीर और शहबाज इस कोशिश में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे कि किसी भी तरह ईरान समझौते के 4 पक्षीय फॉर्मेट को मान ले। लेकिन ईरान ने पाकिस्तान की एक न सुनी और मुनीर के आका अमेरिका के आगे जगबंदी की सभी शर्तें मानने पर अड़ गए। मुनीर शहबाज के तोते उड़ गए हैं कि आका को अब कैसे कन्विंस करेंगे और बिरादर ईरान को कैसे झांसा दे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। ईरान ने कतर और पाकिस्तान को तगड़ा झटका देते हुए उनकी मध्यस्थता पर पानी फेर दिया। ईरान ने कहा है कि वो 4 पक्षीय फॉर्मेट में शामिल नहीं होगा। मीडिएशन का क्रेडिट लूटने स्विट्जरलैंड पहुंचे शहबाज शरीफ हक्का बक्का हैं, जहां पाकिस्तान का फोकस है कि जैसे भी हो दोनों पक्षों में डील हो जाए और इसका क्रेडिट वो लूटे। जबकि ईरानी इस बात पर अड़े हैं कि पहले अमेरिका अपने वादे पूरे करे, जल्द से जल्द तेल निर्यात पर अमेरिकी प्रतिबंध खत्म हो, फ्रीज संपत्तियों की वापसी जैसे मुद्दे सॉल्व किए जाएं। पाकिस्तान की क्रेडिट लूटने की प्लानिंग को ईरान की 2 टूक ने फेल कर दिया।
क्योंकि जब तक लेबनान सहित तमाम मोर्चों पर हमले नहीं रुकते, किसी तरह की डील का कोई मतलब नहीं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहले ही मीडिएशन में पाकिस्तानी भूमिका को ठेंगा दिखा चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पास अमेरिका की जी हुजूरी के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। पाकिस्तान के लिए ईरान का कड़ा रुख और अमेरिकी राष्ट्रपति का ठेंगा दिखा देना मीडिएशन वाले प्रोपेगेंडा की हवा निकालने वाला साबित हुआ। मुनीर शहबाज को समझ नहीं आ रहा कि पहले पाकिस्तान की रट लगाने वाले ट्रंप इंडिया इंडिया क्यों करने लगे।